अभिनंदन, वंदन और सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, आदाब के साथ हम शुरू करते हैं कार्यक्रम। हम हैं गौतम राणेसागर, दिखाएंगे आईना सच का। हम जो भी दिखाते हैं सच दिखाते हैं, सिर्फ सच दिखाते हैं और सच के सिवा कुछ भी नहीं दिखाते। हम दिखाते हैं आईना, झूठ को आईना दिखाते हैं और हम ये दिखाते हैं कि झूठ देख, तेरी शक्ल कितनी बदसूरत है, कितना बदसूरत तू दिखता है, कितनी बर्बरियत तुझ में दिखती है। क्या तूने कभी इस चेहरे की कल्पना की थी? हम ये आईना दिखाते हैं उस झूठ को कि पहचान अपने आप को। और आज हम जिस लाइन पे बात करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे पे बात करने जाएंगे, हमें लगता है ये झूठ युग है, ये झूठ युग का प्रारब्ध है। प्रचलन है फितरत की, चरित्र है फरेब का, धोखा है चारों तरफ, धोखा है चारों तरफ, सिर्फ धोखा ही धोखा है। देश में ईमानदार नागरिकों के लिए मौका है आत्मनिर्भर बनने का। चुनौतियां हैं देश के तथाकथित धरोहर गद्दार उद्योगपतियों के घुटने के बल लाने का। प्रारंभ है गांवों को शक्तिशाली बनाने का। देश का मजदूर यह चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम इन लाइनों के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और अपने जो परिचित हैं उनसे अपनी राय लेंगे, उनके राय लेंगे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीते जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। लगी है होड़ सी, देखो अमीरी वो गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज शादी की, तुम्हारे जाम सोने के, जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच जो चर्चा लेकर के आए हैं, कोरोना और मजदूरों का क्या संबंध है, क्या रिश्ते हैं कोरोना और मजदूरों को, क्यों कोरोना का सारा प्रकोप मजदूरों पे उतर रहा है? क्या ये वो वास्तव में कोरोना प्रकोप उतार रहा है या कोई और प्रकोप उतार रहे हैं? इस पे चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आज हमारे यहाँ विद्वत जन, पूरे देश में जो विख्यात विद्वान लोग हैं उनकी टीम है। आप इनको एक्सीलेंसी भी कह सकते हैं। ऐसी टीम के साथ आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले हम आपसे परिचय कराते हैं। हमारे बीच में देश के बड़े ही होनहार पुलिस अफसर कभी रहे हैं, आज समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निकाल रहे हैं, विद्वान श्रीमान यसार दारापुरी साहब। और यसार द्वारापुरी साहब, वॉइस ऑफ मानवता में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। दूसरे हमारे बीच में प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी, जिन्होंने दलित साहित्य में अपने झंडे गाड़ रखे हैं, पूरे देश में झंडे गाड़ रखे हैं और बहुत सारे साहित्यकारों के नाक में इन्होंने दम कर रखा है। साहित्य की विधा ही इन्होंने बदल दी है और साहित्य मेरे ख्याल से ऐसे कुछ लोगों पे केंद्रित होता है। एक व्यक्ति और जो आज आप विख्यात साहित्यकारों में गिने जाते हैं, जयप्रकाश करदम जी। उनके साहित्य की और उनके लेखन की, उनके कलम की, उनके काव्य संकलन की जितनी भी तारीफ की जाए वो तारीफ भी कम होगी। ऐसे विद्वान साथियों के, ऐसे प्रखर वक्ताओं के बीच में आज हमें अपनी बात करने का, अपना चर्चा करने का मौका मिल रहा है। क्या कहते हैं ये रिश्ते कोरोना और मजदूरों को? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यसार दारापुरी साहब से। ये रिश्ते की क्या दुहाई है, ये कितने बेहतरीन रिश्ते हैं। ये खून के रिश्ते हैं या जबरदस्ती के थोपे गए रिश्ते हैं या फिर खून चूसने के रिश्ते हैं? इस रिश्ते पे जरा सा आपसे प्रकाश डालना, आपसे चाहेंगे कि आप प्रकाश डालिए। ये साजिश है या रिश्ते हैं? क्या है ये, क्या कहते हैं कोरोना और मजदूरों के रिश्ते? यसार दारापुरी साहब। देखिए, ऐसा है, वैसे तो सब लोग जानते हैं कि जो गरीब आदमी होता है, जो मजदूर होता है, उस गरीब में सबसे ज्यादा दलित है, उसके बाद अति पिछड़े हैं, दूसरी जातियों के भी गरीब लोग हैं। गरीब आदमी जो है वो ना केवल आर्थिक तौर पर कमजोर होता है, वो शारीरिक तौर पर श्रम तो ज्यादा करता है, परंतु उसके शरीर में जो ताकत होनी चाहिए बीमारियों से लड़ने की,
जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये बीमारी अगर कोई हमला करती है तो उससे लड़ने की जो शक्ति है वो उस मजदूर में कम होती है। वो इसलिए कम होती है क्योंकि वो कुपोषण का शिकार होता है। उसको जो एक कहा जाता है कि न्यूट्रिशियस फूड, जो एक मतलब ऐसा भोजन जो एक व्यक्ति को सामान्य शरीर बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, वो उसको नहीं मिलता है, जबकि उसको श्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो ये सभी बीमारियों में देखा गया है, पहले भी चाहे वो महामारी आई, चाहे छोटी बीमारी आई या सामान्य बीमारियां भी जो आती है, उनमें सबसे ज्यादा उन बीमारियों का जो कुप्रभाव है वो इन गरीब लोगों पर पड़ता है। और भारत के संदर्भ में वो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, दूसरे गरीब लोग हैं। तो अब जो कोरोना आया है ये तो एक महामारी है और अभी तक इसका नेचुरली जैसे पहले का तजुर्बा है और जैसे उनकी शारीरिक कमजोरी है, जो इम्यूनिटी की कमजोरी है, उसके कारण इसका सबसे ज्यादा शिकार होना इन वर्गों के लोगों का ही स्वाभाविक है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये चूंकि इनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, और एक बात शायद हम आपसे बहुत ज्यादा अपने आप को संबद्ध न कर पाए, बीमारियों से लड़ने की क्षमता इनमें प्रबल होती है। इसलिए प्रबल होती है, कभी कभी फास्ट फूड ये नहीं ग्रहण करते, और बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर की तब खत्म होती है जब हम फास्ट फूड पे चले जाते हैं, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पे जाते हैं, शरबत पीने वालों की बीमारियों से। हाँ, ये एक बात आपने बड़ी ही गंभीरता से उठाई है कि बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता इनकी है सिर्फ इसलिए है कि इनको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। इनके अंदर भूख की वजह से जब भी कोई बीमारियां आती हैं, जब भी कोई व्याधियां आती हैं, तो पूरी तरह से इनको जकड़ लेती है, और इसी की वजह से ये स्थिति बनती है। अब दूसरा प्रश्न हम लेकर के आएंगे स्नेही साहब के पास, प्रोफेसर स्नेही साहब के पास। जी स्नेही साहब, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में तकरीबन 6000 ट्रेन प्रतिदिन चलती थी, और उस 6000 ट्रेन से जो प्रतिदिन आवागमन होते थे वो तकरीबन 3 करोड़ लोगों के आवागमन पूरे देश में होते थे। और आज हमारी सरकार ये कह रही है करीब 15 दिन बीतने वाले हैं उसको ट्रेन चलाते हुए, और इस 15 दिन में वो दावा कर रही है कि हमने देश में फंसे हुए मजदूरों को, करीब 14 से 15 लाख मजदूरों को उनके घर पहुंचाया है। अब आप ये बताइए, 15 दिन में 3 करोड़ के हिसाब से 15 या 45 करोड़ लोगों को घर पहुंचाया जा सकता था, लेकिन आपने पहुंचाया कितने लोगों को? 14 से 15 लाख लोगों को, और उस पर भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। गजब का कौन सा तरीका आपने अपनाया है। और पहली बात, हमें घोर आपत्ति है जब ये कहते हैं कि प्रवासी मजदूर हैं। वो प्रवासी मजदूर कैसे हो गए साहब? वो इस देश के मजदूर हैं। अगर मोदी जी गुजरात से आकर के वाराणसी में चुनाव लड़ते हैं तो वो क्या प्रवासी मोदी हैं? वो प्रवासी व्यक्ति हैं। अगर मोदी प्रवासी हैं तो मजदूर भी प्रवासी हुए। अगर वो मोदी गंगा पुत्र हो जाते हैं तो वो कैसे प्रवासी हो जाते हैं? ये उनकी मजबूरी हो सकती है कि वो उनका पेशा उन्होंने बना लिया मजदूरी, क्योंकि वो ईमानदारी से जीना चाहते हैं। उनके रगों में बेईमानी नहीं बनती, उनको फरेब नहीं आता, उनको फितरत नहीं आती है। जो फितरत न करना जाए आप उसको प्रवासी कह देंगे? वो देश के लोग हैं और देश के एक सम्मानित नागरिक हैं। देश के सम्मानित नागरिक का ये अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इस पे हम आपकी राय लेना चाहते हैं। जो प्रवासी शब्द उनको दिया गया है, इसे गाली समझते हैं या उनको सम्मान समझते हैं? स्नेही साहब। स्नेही साहब, आवाज आ रही है आपको? देखिए असल में यह है कि शब्दों की जादूगरी में तो ये सरकार बहुत है। ये कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है शब्दों की जादूगरी करने में तो बहुत होशियार है। ये आपने जो कहा है, देखिए दरअसल ये है कि मजदूरों को
जो अब निकालने का क्रम आया है, क्योंकि मजदूरों को जो पीड़ा हो रही थी, जो कष्ट हो रहा था, जो भूख के मारे परेशान थे, तो जब उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं रहेंगे शहरों में, हम जाएंगे, भूख से मरने से बेहतर है कि हम अपने घरों को वापस लौटें। असल में क्या है कि ये जो है कुछ औद्योगिक घरानों के द्वारा पोषित सरकार है। कभी भी जैसे एक नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बदल करके दिया था कि जान है और साथ में जहान भी को रखना है, तो ये उद्योगपति नहीं चाह रहे थे कि हम इन मजदूरों को जाने दें, क्योंकि जाएंगे तो फिर इनकी मजदूरी कौन करेगा, उद्योगों में काम कौन करेगा। सरकार इस ऊहापोह में थी कि इनको जो है, लेकिन असल में हुआ क्या कि तमाम जो छोटे उद्योगपति हैं या छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले हैं, उन्होंने मजदूरों का मजदूरी देना या उनका भार वहन करने से इनकार कर दिया, इसलिए परेशानी फंसी। हमने देखा कर्नाटक सरकार ने जबरिया रोकना चाहा था कि हमारे यहाँ फिर काम कैसे चलेगा, उद्योग धंधे कैसे खोलेंगे, इन्हें मजदूर चाहिए लेकिन मजदूरी ना देना पड़े, इन्हें गुलाम चाहिए। लेकिन अब देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लोग जागृत हो चुके हैं, गुलामी से इनकार करते हैं। हमारे मजदूर भाई देहातों से इसीलिए भागे थे कि वहाँ सामंत था, जमींदार था, सामंतों का साम्राज्य था। वो केवल मजदूरी करने के लिए या रोटी रोजी के लिए नहीं भागे थे, वो सम्मान और स्वाभिमान पाने के लिए भी भागे थे कि शहरों में जाकर के हम गुजारा करेंगे। लेकिन इस महामारी ने इतना हायतोबा मचाया कि इनको निकलना भी मुश्किल हो गया और इनके सब प्रकार के संसाधन काट लिए गए। तो सरकार स्वयं ये नहीं सोच पा रही थी कि हम इनको निकालें या ना निकालें। इनको जो बीच में लॉकडाउन के बीच में रेलें चलाना पड़ी या स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाना पड़ी, वो बेहद दबाव के बीच में, क्योंकि सरकार न तो उन्हें खाना खिला पा रही है, ना उनकी परवरिश कर पा रही है, और मीडिया और सोशल मीडिया पे ये सरकार की बहुत भयंकर बदनामी हुई है, इसलिए इनको बीच में ट्रेन खोलना पड़ी। अब चूंकि स्थिति संभल नहीं रही है, दूसरी ओर जहान किस पर टिका है? हम मजदूरों की जान पर टिका हुआ है। ये मजदूरों की जान पर जहान टिका हुआ है। ये उद्योग धंधे सारे के सारे करता धरता तो हमारे लोग हैं, भारत का निर्माण करने वाले हमारे लोग हैं। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो मजदूर तो वैसे ही स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर तो बस परजीवी तो दूसरे लोग हैं जो इनके श्रम पर पलते हैं। तो ये प्रवासी शब्द कहना, ये भी बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई हम विदेशी नहीं हैं, हम इसी देश के मूल निवासी हैं। तो ये शब्द गढ़ के शब्द जाल में फंसाते हैं और मजदूरों को जितनी भयावह तकलीफें उठानी पड़ रही हैं और जिस तरह से श्रम कानूनों में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं तो दारापुरी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने रिट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया है। तो ये एक बड़ी मुसीबत है। ये नहीं चाहते हैं कि मजदूर खुशहाल रहें, क्योंकि ये शोषण पर आधारित जो काम है इसको करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटते हैं इस नए साहब आपके पास। हमारे बीच में विख्यात साहित्यकार, बड़े अच्छे विचारक, बड़े अच्छे रणनीतिकार जयप्रकाश करदम साहब हैं। तो करदम साहब, एक बड़ी खूबसूरत बात उभर करके आई जो हमारे देश के प्रधान सेवक जी ने कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो मैं बहुत दिन से पूरा देश तलाश रहा कि हमें शायद कोई प्रधानमंत्री मिल जाए, लेकिन आज तक कोई प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल पाया है। प्रधान सेवक से ही ये देश काम चला रहा है। अब प्रधान सेवक से जब भटक जाता है तो चौकीदार से काम चलाता है। एक शब्द उन्होंने बड़ा खूबसूरत यूज किया था कि ये कोरोना ने मुझे अवसर दिया है, कोरोना ने मुझे अवसर दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो सीएए से काम उनका बनता हुआ नहीं दिख रहा था, एनपीआर से काम बनता हुआ नहीं दिख रहा था, एनआरसी में जो रोड़े अटकने वाले थे वो अवसर उपलब्ध करा दिया है इस कोरोना ने। इस पे हम आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, उन्होंने अपने उस संबोधन में ये कहा था कि कोरोना ने हमको अवसर दिया है, आपदा ने अवसर दिया, कि हम आपदा को अवसर के रूप में लें। और वो बहुत पहले जब प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार उन्होंने 2014 में शपथ ली थी, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं तो व्यापार करने वाला आदमी हूँ, व्यापारी हूँ। बड़ा स्पष्ट कहा था, मैं तो व्यापारी हूँ। तो उनके इस स्टेटमेंट को उनके उस स्टेटमेंट के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। यानी कि उनके लिए यदि ये अवसर है तो ये अवसर एक व्यापारिक अवसर है, और वो व्यापार किस तरह का है
जिस अवसर को जो संकेत आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से कि जो शाहीन बाग का दबाव था या आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे थे एनआरसी के खिलाफ और वो सारी चीजें चल रही थी, तो वो उनको कैसे दबाना आसान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जज भी आए, मीडिएटर भी आए, एडवोकेट्स भी आए और वहां पर शाहीन बाग में आकर बातें भी की, तब भी वो रास्ते नहीं खुले। वो रास्ता देने को तैयार थे, उन्हें खोल भी दिया था, तब भी पुलिस ने बैरिकेड्स वहां से नहीं हटाए थे। वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जो आज के संदर्भ में कह रहे हैं, मुख्य बात जो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की चिंता इन मजदूरों की चिंता नहीं है, उनकी चिंता धर्म की चिंता है। उनकी प्राथमिकता में जो वो बार बार अपने हर उद्बोधन में 130 करोड़ देशवासियों का जिक्र करते हैं कि मुझे उनका समर्थन प्राप्त है, मुझे उन्होंने बनाया है, मुझे उनके देश की चिंता है, मुझे 130 करोड़ देशवासियों का, मुझे उनका विकास करना है। तो मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा उस 130 करोड़ में ये 15, 20, 25 करोड़ ये जो जिनको वो प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है, ये उसमें आते हैं या नहीं आते हैं। यदि आते हैं तो इनकी चिंता कहाँ है? इनकी चिंता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो बीच में उन्होंने जो रेल खोलने का जो जिक्र आप कर रहे हैं, जो किया भी है, वो दबाव नहीं, मुझे लगता है ये उनके रणनीति का हिस्सा है। यदि वो सच में दबाव होता और उन्होंने रेल खोली तो वो सारे मजदूरों को भिजवा चुके होते रेल और बसों के द्वारा। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनका स्टेट से भी खुलवा देते, रेल भी उनके हाथ में थी, वो भी खुलवा देते। लेकिन उन्होंने सीमित केवल कुछ रेलें कुछ रूट पर खोली और वो सारे मजदूर आज भी पैदल जा रहे हैं और उनका किराया इतना ज्यादा था, वो किराया वो लोग नहीं दे पाए। तो ये जो अवसर है वो अवसर उनका था कि जो समाज में जो उनको लग रहा था कि पकड़ कहीं ढीली हो रही है और जो धर्म संस्था कहीं कमजोर पड़ रही है, तो ऐसे में जो लोगों में असंतोष फट रहा है, फूल रहा है, जो आगे पनप रहा है, उस असंतोष को कैसे दबाया जाए। और असंतोष को दबाने का एक ही तरीका होता है कि लोगों को इतना निचोड़ दो कि वो विरोध की गुंजाइश ना बच पाए। तो वो ये इतना श्रमिक वर्ग ही नहीं टूटेगा। आज ये लोग जहां से महानगरों से नगरों से निकल कर तो गांव जा रहे हैं और गांव जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो खाली हाथे पेट भरने को उनके पास डाले हैं। लेकिन जहां लौट के जा रहे हैं वहां भी उनके पास क्या है? वहां भी तो उनके पास कुछ नहीं है। यदि वहां उनके पास होता तो वो नगरों और महानगरों में आते ही क्यों? उनके पास वहां भी रोजगार नहीं है। तो ये अवसर है, तो उस ब्राह्मणवाद को और सामंतवाद को मजबूत करने का अवसर उनको मिला है कि ये मजदूर यहाँ से लौटकर गांव जाएगा और फिर उन्हीं ब्राह्मणवादी और सामंतवादी शक्तियों में वहीं उनका वो बंधुआ बन करके वो दासता करने के लिए वो बाध्य होगा। क्या तो गांव में करेगा या लौटकर फिर शहर में आएगा, यहाँ वो उसका बहुत अधिक शोषण होने वाला है। आने वाले समय में बहुत कम मजदूरी को उनसे काम लिया जाए। ये एक अवसर है जो मैं समझ पा रहा हूं। ये बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट आपने उठाया है जयप्रकाश साहब, कि ये एक शोषण का तरीका है। एक चीज और इसमें गांव में जाकर के ये होगा, लेकिन एक चीज हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये उनके हथकंडे हैं, ये उनके हथकंडे हैं। उनके हथकंडे से बचने के लिए हमें आपको क्या करना चाहिए ताकि उस हथकंडों से बचा जाए? एक बात और इस पे आकर के हम दूसरी बार आपकी राय लेंगे कि इस पे सोचे कि उनके हथकंडों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं दारापुरी साहब से। दारापुरी साहब, जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, इस क्वारंटाइन सेंटर में जब ये WHO कहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जबकि WHO ने सोशल डिस्टेंसिंग शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का प्रयोग किया है। और जब आपने मास्क का प्रयोग कर लिया, मास्क आपने धारण कर लिया, तो फिर इस फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी कोई मतलब नहीं होता है। इसके बावजूद जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, उस क्वारंटाइन सेंटर से जो खबरें निकल करके आ रही हैं, जो तमाम इंटरव्यू लेकर के आए, उनके बाइट्स लेकर के आए हैं, एक 10 बाई 10 के कमरे में तकरीबन 50 लोगों तक को रखा गया है। न उनको बैठने की जगह है, न लेटने की जगह है,
खड़े खड़े काम चलाते हैं, शौचालय कोई है नहीं, खाने पीने की व्यवस्था कोई है नहीं, तो उसको हम क्वारंटाइन सेंटर माने या डिटेंशन सेंटर माने या कंसंट्रेशन सेंटर माने, इस दिशा में आपके क्या विचार हैं? हम आपकी राय जानना चाहते हैं। एक्चुअली ये क्वारंटाइन सेंटर है क्या? देखिए, ऐसा है कि एक तो जो लॉकडाउन किया गया वो एकदम जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। ये एक इत्तेफाक है कि जब इमरजेंसी जून में डिक्लेयर हुई थी तो उस समय मैं सर्विस में था और उस समय जिले का चार्ज मेरे पास था, एसएसपी ड्यूटी पर थे। तो इमरजेंसी का आदेश कैसे आया, वो खैर चलिए वो तो अंदर की बात है, और कैसे लागू हुआ। तो ये जो लॉकडाउन का जो आदेश दिया गया वो बिल्कुल इमरजेंसी की तरह अचानक दिया गया, या नोटबंदी की तरह दिया गया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि जो बहुत सारे लोग दूसरी जगह जाके जो काम करते हैं, एक वो प्रवासी शब्द पर कुछ चर्चा चल रही थी, उसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि केरल ने उसको अतिथि मजदूर कहा है कि वो हमारे अतिथि हैं, पर लीगल टर्म्स में प्रवासी शब्द आता है जो कि एक एक्ट है, माइग्रेंट वर्कर्स इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1979। उसमें माइग्रेंट वर्कर अंग्रेजी का है तो हिंदी में उसको उन्होंने प्रवासी कर दिया। खैर हमें ज्यादा उसके उलझने की जरूरत नहीं है, हमें तो यह है कि मेन समस्या क्या है और जिनको प्रवासी वर्कर कहा जा रहा आज इनके साथ क्या हो रहा। तो ये जो अचानक लॉकडाउन किया गया, लोगों को जाने का मौका नहीं दिया गया, इसके मुकाबले में बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को 3 दिन का समय दिया था। उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम फलां दिन से लॉकडाउन करने जा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, आप लोग जिन को जाना सब चले जाइए। सरकार ने खुद इंतजाम कर दिया, बसों का, गाड़ियों का, जिनके पास किराया नहीं था उन सबको सरकार ने फ्री में करके अपने अपने घर पे भेज दिया और उसके बाद फिर उन्होंने लॉकडाउन किया। जब हमारे यहाँ अचानक लॉकडाउन कर दिया तो सारे लोग उसमें फंस गए। सारे लोग फंस गए तो अब उनमें कुछ लोग तो है जो कहीं किराए का मकान लेके रहते हैं, बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं, जैसे मैं लखनऊ का जानता हूँ, तो यहाँ पर बेचारे जो रिक्शा चलाते हैं वो कहीं किराए के मकान में नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर वो किराए का मकान लेंगे तो फिर वो बेचारे को बचेगा क्या। वो सड़क के बीच में जो डिवाइडर होता है, मैंने देखा है हमारे यहाँ मकान के घर के सामने मैंने देखा, वो बेचारे उसके ऊपर रहते हैं, वहीं वो ईंट वीट रख के खाना बनाते हैं और रात को वहीं सोते हैं। अब बारिश होती है तो कहाँ भागते हैं मुझे मालूम नहीं। तो बहुत बड़ी संख्या जो है वो ऐसे मजदूरों की वहां पर फंस गई। जब फंस गई तो उसके लिए इनका ये था कि हम क्वारंटाइन करेंगे। क्वारंटाइन का मतलब है कुछ लोगों को एक बाड़े के अंदर बंद कर देना, उनको निकलने ना देना, ठीक है, पर वहाँ उन लोगों को रखा जाता है जो मतलब कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, वो जो पॉजिटिव पाए गए उनको जो रखा गया वहाँ इतनी दुर्दशा है। आज ही मैं एक पढ़ रहा था किसी गुड़गांव के एक क्वारंटाइन में एक अच्छा कोई इंजीनियर है, वो कह रहा कि मैं पॉजिटिव पाया गया, मेरा कलीग था और मैंने खुद अपना फोन करके बुलाया और काफी मतलब बहुत विलम्ब से, आधे दिन के विलम्ब से वो कह रहा कि तुम्हारे यहाँ ये गाड़ी आई जो वैन होती है, ये वैन आई और मुझे ले गई वहाँ जहाँ उसको बंद कर दिया है। वो कहता कि बाहर ताला लग जाता है और फिर जब खाना आता है, खाने के समय हम लोग को बाहर निकाला जाता है, अंदर लैट्रिन जितनी खराब है, जूते जितने खराब है, सोने की उचित व्यवस्था नहीं। और सबसे बड़ी बात वो कहता है कि जब से 2-3 दिन से मैं क्वारंटाइन में हूँ, कोई भी डॉक्टर या कोई स्वास्थ्य कर्मी हमें देख नहीं गया, किसी ने नहीं पूछा कि आपका क्या है, बढ़ रहा, कम हो रहा, वर्तमान में क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो ये अभी मैं आज की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, तो ये दुर्दशा लगभग सभी क्वारंटाइन सेंटर की है। मैं तो ये कहता हूँ जो क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, सेंटर भी नहीं है, ये तो हिटलर के जो टॉर्चर सेंटर थे, जिनको आप दूसरी गैस चैम्बर कहते थे, खैर गैस चैम्बर तो मैं नहीं कहूँगा, बट पुलिस के कुछ टॉर्चर होते हैं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ कि पुलिस कुछ अज्ञात जगह पर ऐसी जगह रखती है
यहाँ पर जिनको उनको जाके टॉर्चर करते हैं। तो ये जो क्वारंटाइन सेंटर है ये वास्तव में टॉर्चर सेंटर है। लोग वहाँ से भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतने क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग रहे थे, उनको पकड़ के फिर जो बंद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी किया गया। तो लोग देखिए, अगर कोई बीमार है, लोग समझ रहे हैं कि भाई मुझे उसे इलाज कराना चाहिए, तो वो अगर वहाँ उचित व्यवस्था हो तो कौन नहीं चाहेगा वहाँ रुकना और अपना इलाज कराना। कोई भी बिना इलाज के नहीं मरना चाहता। परंतु हमारे पूरे देश में जो क्वारंटाइन सेंटर वो वास्तव में डिटेंशन सेंटर हो गए असम में। मुझे असम में वो जो लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम से दारापुरी साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो दूसरा क्वेश्चन हम इसी तरह से स्नेही साहब से ले लेते हैं। स्नेही साहब, एक रणनीति है कि पहले जो गुलाम बनाए जाते थे उनके गुलाम बनाने का तरीका ये था कि 4 लठैर जाते थे, पकड़ लाते थे और पकड़ लाने के बाद काल कोठरी में डाल देते थे, घर में बंद कर देते थे, रहने देते थे और उसमें न आपको उजाले में जाने की बहुत ज्यादा छूट थी, न भोजन की ज्यादा छूट थी। उतना भोजन दिया जाता था कि जितने से न आप जीत सके, मतलब बहुत मजबूत हो सके, हृष्ट पुष्ट हो सके और न मर सके। लेकिन वो तरीका थोड़ा बदला है। बदला ये है कि सपोज करिए अगर हमें स्नेही साहब को गुलाम बनाना है तो स्नेही साहब को हम ऐसी जगह लेके जाएं, पहले दोस्ती करें, ऐसी जगह लेके जाएं जहां पता लगे कि स्नेही साहब का कोई परिचित नहीं है और स्नेही साहब ने पहले ही हमें बता दिया है कि मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। तो और हमने कहा कि जब हम हैं तो आपकी चिंता नहीं है। और जब हम पहुंच गए, सपोज करिए हम बॉम्बे ही लेके चले गए और वहां जब स्टेशन पे हम घूमे टहले कुछ दूर गए तो हमने कहा स्नेही साहब ये मेरी शर्तें हैं, अगर आप इसको शर्तें मानते हो तो हम आपका खर्चा उठाएंगे, शर्तें नहीं मानते तो खर्चा नहीं उठाएंगे। तो क्या सरकार ने गुलाम बनाने का ही ये तरीका तो नहीं अपनाया कि ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन कर दिया, न उनके बेहतर खाने की व्यवस्था की, न ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की? क्या ये एक रणनीति का हिस्सा तो नहीं है उनको फिर से गुलाम बनाने का? स्नेही साहब, स्नेही साहब आवाज आ रही है? इसी क्वेश्चन का जवाब हम आपसे ले लेते हैं करदम साहब। अगर आप तक ये क्वेश्चन पहुंचा मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि मेरे ख्याल से ये आपने सुन लिया था, लंबा हो जाएगा रिपीट करना। हम ये कह रहे हैं कि जो नए तरीके आप आजमाए जा रहे हैं गुलाम बनाने के, क्या उसका एक प्रयोगशाला तो नहीं स्थापित किया गया है? हाँ, नहीं देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिस अभी आप असल में है, क्योंकि इसमें उन्हें तथाकथित सवर्ण जातियों, अब आप देखिए मजदूरों में जब रही हैं आ रही है, मैं ये कहूँ कि असल में उन्होंने जो मजदूर हैं दरअसल, हाँ जी क्या है, सुन लिया है मैंने। हाँ, असल में क्या है कि हमें लगता है वो थोड़ा नेट की प्रॉब्लम आ रही है। जगताज साहब आप अपनी बात रखें। हाँ जी, मैं फिर लौट के आ रहा हूँ स्नेही साहब आपके पास। आप थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आपकी तरफ से आ रही, मैं प्रकाश साहब के बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। हेलो, मैं ये कह रहा था कि अभी जिस डिटेंशन सेंटर की या कंसंट्रेशन सेंटर की, कंडीशनिंग सेंटर की बात कर रहे थे, मैं जब जर्मनी गया तो मैंने वहां उनके वो सेंटर्स देखे और उन सेंटर्स की जो हालात हैं, और उसके साथ साथ मैं चूंकि मॉरिशस रहा और यहाँ से जो वो हमारे गिरमिटिया मजदूर गए थे, मैंने उनकी हालात और वहाँ के इतिहास को भी देखा है। तो ये जो हालात आज के बने हैं जो आप कह रहे हैं, ये उसी तरह की मुझे लग रहा है, मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, एक रणनीति के तहत ये सब कुछ होता है। नहीं तो जो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची, पूरी दुनिया सचेत थी कोरोना को लेकर के और वहां सब जगह उसके उपाय शुरू हो गए थे और हमारे यहाँ पर भी उसके जो कोरोना के
वायरस पेशेंट आ गए थे, यहाँ तक कि दिल्ली में भी आ गए थे, जनकपुरी में भी एक परिवारों में मिल गए थे, तो देश के और हिस्सों में भी वो चले गए थे, केरला में चले गए थे। और उस समय हमारे यहाँ पर ट्रंप को बुलाया गया। उस समय हमारे यहाँ एक सरकार बनाने की जल्दबाजी थी, उसमें लोग इतने गहमा गहमी से मिल रहे थे, राजनीतिक लोग मिल रहे थे, मंदिरों में जो आना जाना हो रहा था, उसी दौरान में जो कोरोना के इस काल में ही तो ये सब चीजें जो वो पहले से हमारे होने चाहिए थे, एहतियात पहले से नहीं बरते गए। ये जो अचानक किया जाना, मैं फिर उसी बात को लौट आ रहा हूं, क्योंकि जो मध्य वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है या उच्च मध्य वर्ग है, उसकी समस्या नहीं है। वो तो आज घर से बाहर नहीं निकलेगा तो ऑनलाइन ऑर्डर करके वो कुछ भी चीजें घर के खाने की सब घर में मंगवा लेगा, उसके पास पैसा है, वो पेमेंट उसका ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। दिक्कत है निम्न मजदूर वर्ग की, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री ने एक घोषणा ये भी की थी अपने उद्बोधन में कि जो लोग जो किराए पर रह रहे हैं तो उनसे 3 महीने का किराया नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने तो कह दिया, लेकिन मकान मालिकों ने कोई तो पैसा 3 महीने का किराया कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने कहा या तो हमको किराया दो या तो छोड़ो। इस कारण भी बहुत से लोगों को छोड़ के जाना पड़ा है। तो ये जो चीजें हैं, ये नासमझी की केवल नहीं है, प्लानिंग नहीं है, उनके पास बहुत अच्छे प्लानर्स हैं, बिल्कुल नहीं, उनके पास बहुत अच्छा थिंक टैंक है जो हर चीज को सोचता है। लेकिन मैं उस बात जो असली मुद्दा है, माओ ने कभी अपने यहाँ पे कहा था, चीन में वहां की परिस्थितियां थी कि सत्ता बंदूक की नाल से निकलती है, लेकिन हमारे यहाँ सत्ता वो मंदिरों की घंटियों शंखों से निकलती है। तो हमारे यहाँ जो जोर था कि कैसे हम उस मंदिरों को मजबूत करें। आज के समय में जो मजदूर जा रहा है हमारा सड़कों पर, जो और पैदल और रेलवे लाइन पे कट रहा है, मर रहा है, पाँव में उनके बीमारियां हैं, छाले पड़े हुए हैं, चाहे वो मरे हुए बच्चों को गोद में उठा रहे हैं या बीमारों को उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ना कोई मंदिर उनकी मदद कर रहा है, ना कोई देवी देवता भगवान को उनकी मदद कर रहा है, ना कोई बाबा उनकी मदद कर रहे हैं, ना कोई धर्माचार्य, कोई धर्मगुरु, कोई धर्म की संस्था उनकी मदद नहीं कर रही है। सरकार की तो बात छोड़िए, तो जिनसे सबसे ज्यादा, जिनके प्रति हमारा श्रमिक वर्ग आस्थावान रहता है, हमारा समाज आस्थावान रहता है, अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए वो मन्नत मांगने जाता है, या कोई भी चीज थोड़ी मुराद पूरी हो जाए तो उनका धन्यवाद अदा करने जाता है, उनकी पूजा प्रसाद करने जाता है, आज वे सब गायब हैं। तो हमको समझाने की जरूरत है हमारे श्रमिक वर्ग को कि तुम्हारे इसका कोई लाभ नहीं है, और अब कम से कम वो मंदिर जाना बंद कर दें, वो धर्म गुरुओं के पास जाना बंद कर दें, बाबाओं के आश्रमों में जाना बंद कर दें। अपनी कमाई का जो मोटा पैसा वो मंदिरों को देते हैं, और वो ही मंदिर सत्ता का निर्माण करता है, और वही जो धर्म की संस्था है सत्ता का निर्माण करने के बाद में फिर वही हमको शासित करके गुलाम बनाती है। तो अपनी गुलामियों को तोड़ने के लिए, उनसे बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि धर्म की सत्ता को कमजोर किया जाए, और वो कमजोर तभी होगा जब उनके पास उनको चढ़ावा, उनको दान देना बंद किया जाए। मंदिर में जाएं, फूल अर्पित करें, पैसा अर्पित ना करें, और किसी को दान ना दें, दक्षिणा दे। तो ये जो चीजें हैं, वरना गांव में वो सामंतवाद और ब्राह्मणवाद का जो मिला जुला रूप हमारे यहाँ है, वो मिला जुला रूप वो इतना कस देगा कि ना तो उनको वो पूंजीवाद से बचने की बात है, वो पूंजीवाद और सामंतवाद ये सारे के सारे धर्म संस्था के साथ में ये एक गड्ढमड्ढ हो रहे हैं। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कभी कि मैं धर्म को भी तब स्वीकार करूंगा यदि वो राजनीति की पोशाक पहनकर आए, यानी कि वो धर्म में, राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप वो नहीं चाहते थे, वो दूर रखना चाहते थे। आज राजनीति और धर्म का जबरदस्त गठबंधन है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि पूंजी, धर्म और राजनीति तीनों का गठबंधन है। यदि राजनीति और पूंजी का गठबंधन हो जाता है तब भी एक आम आदमी बहुत बुरी तरह पिसता है। यदि धर्म और राजनीति का गठबंधन हो जाता है तब भी देश का कमजोर वर्ग पिसता है। लेकिन आज तीनों का गठबंधन, तो इसलिए इस निम्न वर्ग को बचने का कोई उपाय नहीं, केवल एक ही तरीका है कि वो धर्म को कमजोर करे। वो पूंजी को कमजोर नहीं कर सकता, धर्म को कमजोर करेगा तो पूंजी कमजोर हो जाएगी। धर्म पूंजी को ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है करदम साहब,
अब अगला क्वेश्चन है इसी दिशा में, इसी को आगे बढ़ाते हुए, इस विचार को आगे बढ़ाते हुए, ये वाद प्रतिवाद की जो एक चर्चा चल रही है, चर्चा कह लें हम, वाद प्रतिवाद नहीं चल रहा, बल्कि एक रणनीति का, एक देश को विकसित करने का, देश को विकास के मार्ग पे ले जाने का एक बेहतरीन तरीका पे चर्चा हो रही है। ये इसको रचनात्मक चर्चा चल रही है। तो स्नेही साहब, एक उदाहरण आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 8 करोड़ रुपया पुरोहितों को दिया है, क्योंकि पुरोहितों ने लिखा था कि मंदिर बंद होने की वजह से हमारा धंधा नहीं हो पाया है, हम बेरोजगार हो गए हैं। तो इसको ये न माना जाए कि ये धर्म नहीं धंधा है। एक तरह तो मध्य प्रदेश सरकार ने अगर मुआवजा दिया है तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये सिद्ध कर दिया ये धर्म नहीं, ये धंधा है। तो इसको क्या प्रचारित करके उनको जागरूक करने की जरूरत नहीं है क्या? जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर करदम साहब ने कहा है कि मंदिर से सत्ता निकलती है, तो दरअसल धर्म मंदिरों में कौन बैठे? इन्हीं के एजेंट बैठे हुए हैं। जो पुजारी, पुरोहित और महंत है, ये सब इन्हीं के एजेंट हैं जो सत्ता को मजबूत करते हैं। पार्टियां भले ही बदल जाएं, लेकिन धर्म सत्ता को मजबूत करने का यही मंदिर मठ हमेशा से काम करते रहे हैं। यहीं से स्थापित होता है किसकी सरकार बनेगी, किसकी बिगड़ेगी। तो हमारे लोगों को, जैसा कि करदम साहब ने बताया है, और मैं भी चाहता हूं कि ये हमारे लोगों को मंदिर में जाना ही ना, फूल चढ़ाने भी नहीं जाना चाहिए। भाई क्या उसके लिए क्या फूल चढ़ाना? जो हमारे दुख दर्द में खड़ा ना हो, वो है ही नहीं वहाँ कोई। ये तो धंधेबाज हैं। जो मंदिर का भगवान या उनका देवी देवता उन पुजारियों का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, उससे क्या आशा की जाए? तो एक तो मंदिर से, पूजा स्थलों से मोह भंग होना जरूरी है, क्योंकि यहीं से नाभि नालबद्ध है सत्ता। यदि यहाँ हमारे लोग नहीं जाएंगे तो स्वाभाविक उनके चंगल में नहीं फंसेंगे। तो ये बहुत जरूरी है इस तरह का काम कि हमारे लोगों को वहां से बचना चाहिए। देखिए, धर्म जो है अफीम है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था और बाबा साहब ने भी लगातार कहा था कि हिंदू जो धर्म है वो पाखंड और प्रपंच से भरा पड़ा है। और ये सारा प्रपंच किसके लिए है? गरीबों के लिए, जो तथागत दलित के लोग हैं, जिनको सेवादार बनाया रहा है, टहलुआ बनाया गया है, उनके लिए है। तथाकथित उच्च जाति के लोगों के लिए तो मौज है। वहां तो बाबाओं को जिस तरह से आनंद मिलता रहा है, यद्यपि वो कानून के दायरे में आकर के जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये सब आराम गाय हैं। और सत्ता के जो लोग हैं उनके लिए ये वोट बैंक है। तो इस वोट बैंक को तो कमजोर करना ही पड़ेगा। तो मैं तो दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यातना शिविर बने हैं, क्वारंटाइन सेंटर, इनमें जो है ये सही बात है। देखिए, इस तरह से कमजोर किया जा रहा है मजदूर को। एक तो उसका शहर में कोई अब वास्ता नहीं रहा, गांव में आया तो उसको वहां भी परेशानी आ रही है। तो बिल्कुल कमजोर कर दिया उसको पूरी तरह से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से वो डिपेंड हो गया। बाबा साहब ने कभी कहा था कि गांव जो है मनुवाद की प्रयोगशाला है, इनको छोड़ो, और जो छोड़ करके बाहर निकल आते हैं अपने जो फंसे हुए लोग, उनको भी बाहर ले आओ। भले ही यही कारण है कि हमारे लोग निकल के आते हैं स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए। लेकिन ये सरकार एक योजना के तहत, जिसको वो अवसर कह रहे हैं, आपदा को आपदा इनके लिए अवसर बन करके आई है। इसको बहुत क्लियर करदम साहब ने कर भी दिया है। तो इस अवसर का वो लाभ उठा रहे हैं और हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। अब इसका एक है, देखिए, महामारी तो जाएगी, हमारे लोगों की जो परेशानी होना थी वो भुगत रहे हैं, भी और भुगतेंगे। लेकिन यही है कि इस तरह की सरकारों को किस तरह से सत्ता से बेदखल किया जाए, ये रणनीति बनाना जरूरी है। क्योंकि ये तो समय कभी भी, ये समय जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मजदूर की, जैसा कि आपने स्वयं कहा, इनकी इम्यूनिटी बहुत ठीक है, ये जी जा जाएंगे, इनके पास स्टेमिना है। ये भूख से भले ही मर जाए, कोरोना से मरने वाले नहीं हैं। तो ये जो है हमारे लोगों को भी ये ध्यान करना पड़ेगा कि जो उन पर जो गुजरी है, एक योजनाबद्ध तरीके से उनको जो आफत में फंसाया गया है, तो जिन्होंने फंसाया है इस चीज को नहीं भूलना है। तो किस तरह से इनको सत्ता से बेदखल किया जाए। भले ही देखिए, देश की उम्र 1-2 साल नहीं है, देश 1-2 दिन के नहीं होता है। सत्ता में जो आएगा वो जाएगा भी, लेकिन इस चीज को गांठ बांध लेना चाहिए कि उनका असली जो शोषक है वो कौन है। सत्ता, धर्म सत्ता, इनके शिकंजे से उसे बाहर निकलना है। ये आपदा हमारे लोग एक टाइम खाना नहीं देख रहे हैं। हम 1400 किलोमीटर यात्रा करके आए हैं, बिस्कुट के बल पे ही चले आए, कहीं खाना मिल गया तो अभी चले आए हैं। तो ये 2-3 साल भी निकल जाएंगे। लेकिन
ये चीज गांठ बांध लेना चाहिए, क्योंकि यही उनकी गुलामी से उबरने का समय है। हमें अपने लोगों को सत्ता में लाना है, जिनका एजेंडा मानवतावाद हो, जिनका एजेंडा संविधान के अनुसार देश चलाना हो, और जिसका मकसद भी है कि अंतिम व्यक्ति के लिए सत्ता स्थापित हो, ना कि ऐसा कि अंतिम व्यक्ति का कचूमर ही निकाल दिया जाए। तो ये हमें हमारे लोगों को इस चीज में गांठ बांध लेना चाहिए। हम बुद्धिजीवियों का भी काम है कि इस दिशा में हम लोगों को, अपने लोगों को लगातार जागृत करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही रिश्तेदार हैं। इसमें कोई तथाकथित ऊंची जाति के लोग नहीं हैं। आप क्वारंटाइन टाइम जाकर के सेंटर में देख लीजिए, आपको कोई पंडितायन या ठकुरायन या बनियान नहीं मिलेगी। यदि उसको उस भीड़ में रख दिया जाए, कल्पना करिए हल्ला हंगामा हो जाएगा। उनको तो जो ये लोग बाहर से आ रहे हैं, इनको बढ़िया होटलों में रखा गया है और वहां बैनर लगा के रखा गया है कि आप आइए, आपका स्वागत है इस देश में। लेकिन इनको तो बिल्कुल औकात बता करके रखा गया है। गुजरात में जब भूकंप आया था, वहां भी जाकर के जो भोजन वितरण होता था, किस तरह का भेदभाव होता था, क्वारंटाइन सेंटर में भी यही सब हो रहा है। बस लेकिन यही एक बात है कि उसमें सब एक ही प्रकार के, एक ही जाति के, एक ही मजहब के लोग हैं, इसलिए बेचारे खा पी रहे हैं, इसलिए इनकी उपेक्षा भी हो रही है। यदि हर गांव के क्वारंटाइन सेंटर में 4 ठाकुर, 2 बाबूजी और 4-5 ठकुराएं यदि बंद होती, तब निश्चय मानिए कि वहां सब कुछ ठीक हो रहा होता, वहां डॉक्टर भी जाता, सब जाता। तो मजदूर माने हमारा भाई, मजदूर सर्वहारा जिसको कहते हैं, कम्युनिस्टों ने इसको सर्वहारा कहा है। मजदूर जिसको कह रहे हैं दलित है, ये दलन हुआ है इसका हर महामारी में सरकार भी दलन कर रही है। हमारे लोगों को इस हारी बीमारी में यही सबक लेना चाहिए कि उनका दलन करने वाली जो भी सरकारें हैं, जो भी सत्ताधीश हैं, उनकी गांठ बांध लें कि किसी तरह से इनकी सत्ता में वापसी ना हो। ये देखना चाहिए। देखिए, बिहार की सरकार ने तो इनकार भी कर दिया था कि हम इनको नहीं लेना चाहते हैं। बताइए, एक विदेशियों को तो ला रहे हो, लेकिन इनके लिए राज्य के अंदर बॉर्डर बना दिए गए हैं। माने उनके लिए कोई सीमा नहीं। जाकर के जर्मनी से लोग आ रहे हैं, खाड़ी देशों से आ रहे हैं, ये बंबई से नहीं आ सकते हैं बेचारे, ये गुजरात से नहीं आ सकते हैं। बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे डंडे खा रहे हैं। ये क्या बना के रखा है? मजदूरों के लिए एक देश में कई देश बना दिए हैं इन्होंने। आते हैं फिर हम आते हैं इसनई साहब। दारापुरी साहब, आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो मुझे लगता है कि दारापुरी साहब से हमारा जो है कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बड़ी बात, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही थी डॉक्टर करदम जी, कि हमारे देश के जो प्रधान सेवक जी हैं, चौकीदार जी हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे रक्त में व्यापार बहता है। और इस दिशा को देखा जाए तो एक चीज हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि जिनको ये बताया जा रहा है कि ये कोरोना पेशेंट हैं या कोरोना से इनकी मौत हुई है, तो आज तक एक भी कोरोना पेशेंट जिसकी कोरोना से मौत हुई है, उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जा रहा? नंबर 1 क्वेश्चन है। नंबर 2 हमारा ये है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं और किसी को बता दिया जाए कि ये कोरोना पेशेंट है, तो डॉक्टर जो अपनी प्रेस्क्रिप्शन लिखता था, अब डॉक्टर कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखता है। वो सिम्टम्स जो उसके होते हैं, वो सिम्टम्स कंप्यूटर में डाल देता है और WHO से रिकमेंड होकर के मेडिसिन आती है। इसमें एक चीज और हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की जो बहुत बात की गई कि ये मलेरिया की दवा है। इस मलेरिया की दवा को अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है, उसको ये वैक्सीन लगा लीजिए तो मलेरिया का जो वायरस है वो मर जाता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति में अगर लगा दीजिए तो वो बैक्टीरिया, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो आपको बीमारियों से लड़ने में क्षमता उपलब्ध कराते हैं, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। मतलब एक साधारण व्यक्ति में लगा दीजिए तो उसकी 36% इम्यून कैपेसिटी घट जाती है। तो ये क्या व्यापार का ही तो ये ढंग नहीं है? देखिए, कुछ भी हो सकता है अभी से, क्योंकि हम लोगों ने ये बहुत पढ़ते रहते हैं, जानकारी रखते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, दवाई बनाने वाली कंपनियां,
बहुत सारे देशों की, वो अपनी दवाइयां बेचने के लिए वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं हमारी दवाइयों को रिफंड कीजिए, प्रिस्क्रिप्शन पे स्लिप पे वो लिखिए, और उसके ऊपर वो बहुत सारे वो जैसे एजेंसी से, हॉस्पिटल से वो कॉन्टेक्ट करते हैं। और इसलिए बहुत सारी चीजें, दवाइयां बेचने के लिए कई तरह के प्रचार होते हैं और कई तरह के मानक बदले जाते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले कि जो हमारे यहाँ जो ब्लड शुगर का जो मानक है कि भाई इस मानक पर जाकर के आपको डायबिटिक घोषित कर दिया जाता है, जबकि कह रहे वो उस मानक पर नहीं होता, लेकिन क्योंकि दवाइयां बेची जानी है और दवाइयां बिकनी है तो दवाइयों के अनुसार वो लाने के लिए वो मानक को बदल करके वो बता दिए गए हैं। और अधिकांश बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग जो डायबिटिक नहीं है वो डायबिटिक की श्रेणी में आ गए हैं और वो उन दवाइयों को खा रहे हैं। ये होता है। तो ये व्यापार कुछ भी करा सकता है। मैं पहले भी कहा था कि पूंजी ये बहुत बड़ा खेल खेलती है, पूंजी कहीं पर भी अपना काम करती है। और जो कोरोना का जहां तक संदर्भ है इसमें, तो मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस बात पर हमें ध्यान, अभी पहले भी आपने मुझसे सवाल किया था कि अब क्या हो, हमें करना क्या चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में, राज्य और अल्पसंख्यक में एक बात कही थी कि उन्होंने कहा कि जो दलितों पर, अनुसूचित जाति के लोगों पर जो अत्याचार होता है, शोषण होता है, वो इसका एक कारण ये भी है कि जो गांवों की व्यवस्था है, उन्होंने गांवों को शोषण के कारखाने कहा था कि शोषण के कारखाने हैं अनुसूचित लोगों, जातियों के लोगों के लिए, कि ये गांवों में जो वर्ण व्यवस्था द्वारा निर्धारित काम है जातियों के, वही काम करने पड़ते हैं, बाध्य होकर करने पड़ते हैं। जो जिस जाति का है वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो तय है वही काम करेगा, और इसलिए वो वहां सम्मानजनक ढंग से जी नहीं सकता। अब जो लोग जा रहे हैं वो जाकर के उनको उन्हीं कामों को करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्हें वही मरे हुए पशु उठाने पड़ेंगे, उनको दूसरे के घरों और खेतों में काम करना पड़ेगा, उनका मैला उठाना पड़ेगा, उनके बढ़इया तो उनके बर्तन, उनके फर्नीचर बनाना होगा, यानी वही काम करने होंगे उनको जो करना है। दूसरा, जिसके पास जो कुछ साधन थे, थोड़े बहुत पैसा था, वो अब लग चुका है, नहीं है, तो जिसके पास थोड़ी बहुत घर या खेत की जमीन होगी वो औने पौने दामों में बिकेगी अब, और वो ही ब्राह्मणवादी सामंतवादी ताकतें ही उन जमीनों को खरीदेंगी औने पौने में, ताकि वो सर्वाइव अपना किसी तरह से कर सकें। तो वो जो आसरा होता था कि हमारा गांव में कुछ है, हमारी कुछ जमीन है, हमारा एक घर है, वो वहां से भी बेघर होंगे और वहां से भी छुटेगी। तो मैं आ रहा हूं, जो बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोगों, अनुसूचित जाति के लोगों की अलग गांव बसाए जाएं, कि गांव में भी उनकी अलग बस्तियां हैं, वहां भी उनकी अलग पहचान रहती है। और कई बार हमारे लोग जो जागरूक लोग हैं, जो समाज में जो एक्टिविस्ट लोग हैं, वो गांव में जाके लोग काम करना चाहते हैं लोगों के बीच में, तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाते, उस समय लोग काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो दबंग लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वहां तक हमारे लोगों तक उनको नहीं पहुंचने दिया जाता, या उनका दबाव इतना ज्यादा होता हमारे लोगों पर कि वो वहां वो जो हमारे लोग जाके कहना भी चाहें, समझाना भी चाहें, वो नहीं कर पाते। ये तभी हो सकता है जब एक उन्मुक्त वातावरण में हो। तो अब जो हमारे लोग बेघर होंगे, जो जाएंगे, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम उनको समझा सकें कि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो अलग गांव बसा के रहो, जहां अपने गांव हो, वहां उसमें जितनी भी जो उच्च जातियां हैं वो अपने गांवों को रखें, वो जमींदार हो, ब्राह्मण हो, बनिए हो, अपने गांव को रखें, लेकिन बाकी जितने भी निम्न जातियां हैं वो सब अपने एक गांव में आए, और जब एक गांव में आएंगे तो वो सब कोई अपने अपने निर्धारित वर्ण व्यवस्था वाले काम नहीं करेंगे, वो सब मिले जुले काम करेंगे। जो एक आदमी कोई भी काम करता है तो एक समान समता मूलक समाज बनेगा, उनके अंदर एक स्वाभिमान आएगा, एक चेतना आएगी, और वो एक दूसरे के दुख दर्द में वो भागी भी हो सकते हैं, और यहाँ से वो उस धर्म की सत्ता को और पूंजीवाद को और सामंतवाद को चुनौती भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करदम साहब। हम फिर आपके पास आएंगे। हमारे बीच में फिर दारापुरी साहब का संपर्क टूट गया था, लेकिन अब संपर्क हो गया है। तो दारापुरी साहब, एक चीज, चूंकि ये जो लैंड रिफॉर्म का जो निवेश आमंत्रित किए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के आधार पे आमंत्रित किए जा रहे हैं, उनको जो जमीनें हैं, अभी विभागीय जो जमीनें हैं, सरकार उनको जमीनें देने की कोशिश कर रही,
जो इरिगेशन के हैं, वन विभाग के हैं और सारे विभाग को हैं, वो जमीनें उनको देने की कोशिश कर रही जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। यदि ऐसा सरकार करती है तो उस पे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो बैकवर्ड के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं और कुछ हद तक ही थोड़े चाहे कमी हो और जो दूसरे कमजोर लोग हैं, उन पे उनके जीवन शैली पर कितना असर डालेगा ये और किस तरह का असर डालेगा? देखिए, ऐसा है, एक तो हमें है इसका, जब 2014 में सरकार बनी थी तो इन्होंने जो हमारा पुराना लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसका संशोधन जो है इन्होंने चलाया था। उसके अंदर जमीन का अधिग्रहण करना, फिर बाद में इन्होंने ये कहा कि भाई हम अलग अलग ऐसे टुकड़ों में नहीं करेंगे, हमारी जो रेलवे लाइन है या हमारा जो नेशनल हाईवे है, हम उसके दोनों साइड में 1-1 किलोमीटर की जमीन जो है वो अक्वायर कर लेंगे पूरे देश के अंदर, ताकि हमारा ये रोज का किसानों का झगड़ा ही खत्म हो जाए। हम 1 किलोमीटर दोनों साइड में कवर कर लेंगे और वो इंडस्ट्री को जो हम देना चाहेंगे वो हम दे देंगे। परंतु आपको मालूम होगा कि उसका बहुत बड़ा व्यापक विरोध हुआ था। हम राजनीतिक पार्टी है, हम लोगों ने तो दिल्ली में जाके मतलब भूख हड़ताल की थी, धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन किया था। तो इतना बड़ा राजनीतिक विरोध हुआ था कि ये वो जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें जो संशोधन, ये बल्क में हम जमीन ले लेंगे, फिर उसके हम जिसको देनी हम देते रहेंगे, तो वो नहीं कर पाए थे। अब क्योंकि फिर वही इमरजेंसी का दौर है, एक तरीके से ये जो लॉकडाउन है इमरजेंसी है, इसके दौरान आप देखिए कि इन्होंने कितने सख्त कानून बनाए। आम आदमी शायद नहीं जानता, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो महामारी वाले कानून है उससे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। महामारी वाला कानून 1897 का है ये जो है, और उसमें क्या था, अगर सरकार के देश को नहीं मानेगा तो उसको 1 महीने की सजा, 18/188 का केस होता था आईपीसी का, और 200 रुपए जुर्माना होता था। केंद्रीय सरकार ने क्या कर दिया, एकदम उसको जंप करके कर दिया। अब आपको 5 साल की सजा हो सकती है, आपको 7 साल की सजा हो सकती है, और आपको 2 लाख जुर्माना हो सकता है, आपको 5 लाख जुर्माना हो सकता है, और अगर आपने किसी संपत्ति का नुकसान कर दिया तो मार्केट रेट का दुगना आपसे वसूल किया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी इससे 10 कदम आगे चले गए। उन्होंने, केंद्र सरकार ने तो किया था कि केवल जो कोरोना वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स का मतलब था डॉक्टर, नर्सेज, ये जो जुड़े हैं, उनके साथ अगर कोई मजामत करता है तो ये सजा होगी। परंतु इन्होंने क्या किया कि कोई भी कर्मचारी जो अगर इसके कोरोना के काम से जुड़ा है, वो पुलिस वाला है, तहसीलदार है, दूसरा है, वो सब के सब जो है, अगर उनके साथ किसी ने मजामत कर दी, किसी ने विरोध कर दिया, तो 5 साल के अंदर 7 साल के। तो मैं ये बता रहा हूँ कि लॉकडाउन का फायदा उठा के ये योगी सरकार ने उस कानून को UAPA, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कहते हैं, उससे भी ज्यादा सख्त कानून बना लिया। अब ये जो लैंड का जिक्र आया है, इस जिक्र के पीछे भी इसी प्रकार का कोई बहुत बड़ी साजिश है। वो अभी तो क्या डिटेल नहीं है, केवल लैंड की बात आई है। अब कोई ऐसा कानून लाने वाले हैं जैसा पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये नहीं ला पाए थे। इस इमरजेंसी का फायदा उठा के ये फिर कोई ऐसा कानून लाएंगे जिसमें कोई भी आदमी लैंड एक्विजिशन का विरोध नहीं कर पाएगा, जिसकी जमीन। दारापुरी साहब, हमारी अपनी बाध्यता है, समय अब हमको इजाजत नहीं दे रहा, हमें वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो रणनीति पे हम पे डिस्कस कर लेंगे क्या क्या करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उस पे प्लानिंग पे बात करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में निश्चित तौर पे जो ये भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं, उससे कैसे देश को बचाया जा सकता है। ये केवल दलित उत्पीड़न का प्रश्न नहीं है, ये केवल बैकवर्ड के उत्पीड़न का प्रश्न नहीं, ये केवल मुस्लिम के उत्पीड़न के प्रश्न नहीं है, ये देश को बर्बाद करने का प्रश्न है। और हमारी आपकी जिम्मेदारी इस देश को बचाए रखने का है, और ये हम प्रश्न लेना है। ये बड़े कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, फिर चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, तब्बा खैर, सत श्री अकाल।